गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नम्रता। गुड आफ्टरनून कृषिका। हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे आए थे, याद है ना सबको? उसमें ब्रीदिंग हो गया अपना। स्टार्ट करें हम लोग। ब्रीदिंग हुआ ना? आपने थोड़ा सा घर पे पढ़ाई किया? किसी ने डायग्राम डाला था, क्वेश्चंस देखे हमने, रिप्लाई देना रह गया हमसे। एक्चुअली वो 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर में माइंड था ना, इसलिए। अभी संडे को अपना ट्रेनिंग हो जाएगा ना, तो मैं संडे को आपको सब बताऊंगी। संडे मतलब मंडे को बताऊंगी कि क्या क्या ट्रेनिंग में डिसाइड हुआ है, हमें और किस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया आप लोगों को कि हाँ इतने इतने चैप्टर अपने हो गए हैं। इसमें से आपको ट्यूशंस में भी होता होगा क्या? कोई स्टूडेंट्स ट्यूशन में ज्वाइन हुए हैं तो उनका कहाँ तक आया है? कोई अनम्यूट करके बोलेगा हमें, हाँ मैडम हमारा ट्यूशन में यहाँ तक हुआ है। क्या क्या पढ़ा के हुआ आपका ट्यूशन में? कोई ज्वाइन किया होगा तो। ट्यूशन में भी आपका ऑनलाइन ही होता होगा ना, किसी का तो ऑफलाइन लेक्चर नहीं होता होगा। कोई है जिसका ऑफलाइन लेक्चर होता है? कभी कोई 4-5 जन को घर पे बुला के कोई पढ़ाता होगा, कोई अपना फ्रेंड रहेगा, कोई पहचान के रहेंगे, ऐसा कोई है क्या? नेचुरल है, अगर आप ट्यूशंस लगाते तो आप स्टूडेंट जितने भी अभी ज्वाइन हुए हैं वो ज्वाइन ही नहीं होते। ये फिक्स है कि आपको सबको हमारी जरूरत है, इसलिए आप ज्वाइन हुए हैं। अगर हमारी जरूरत नहीं होती तो आप ज्वाइन ही नहीं होते। बराबर है ना? तू का वो मी का बरला अब कुछ बात नहीं करते ना, हमें ऐसा लगता है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं आता। कुछ रिप्लाई करेंगे तो आइडिया आती है, हाँ मैडम यहाँ तक आया है। एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे थोड़ा बात करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा और आपको अच्छा लगेगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट में से फ्री हो जाएंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। एटलीस्ट ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से होना चाहिए। लैंग्वेज कैसा होता है अपना, मराठी हिंदी, उस तरह से कुछ तो सीरियसनेस तो होगा ही ना। ऐसा तो गवर्नमेंट किसी को पास नहीं करेगा डायरेक्टली, कुछ तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से कुछ तो एग्जाम तो लेंगे ही। भले ही कोरोना पीरियड में सब लॉकडाउन में सब बंद है, लेकिन किसी ना किसी एंगल से एग्जाम तो लेंगे। तो और वैसे भी आप घर पे बैठे बैठे क्या करते हैं, क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, तो पढ़ाई करेंगे तो आगे भी आपको अच्छा ही रहेगा। ये सब चीजें काम में आएगी। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप कुछ बात नहीं कर रहे? ओके इतना तो बताओ, ब्रीदिंग हो गया, डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कंप्लीट हुआ अपना पढ़ा के? घर पे पढ़े आप? हमने ये पढ़ाया, ब्रीदिंग कंसेप्ट कंप्लीट हुआ अपना? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ है, ये याद है? दिख रहा है आप सबको? स्क्रीन दिख रहा है हमारा?
मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें ये ब्रीदिंग हो गया। यस, जब तक आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं देंगे तो मैं आगे नहीं जा सकती, है कि नहीं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आज हम मुझे स्टार्ट करना है, बराबर है? यस अभिनव, आप हो वहां पे? अब तो होस्ट हो तो आपको तो होना ही चाहिए वहां पे। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ओके ईश्वरी, हाँ है, मतलब वहां तक हम आए हैं। धनश्री गुड, ये सब रेगुलर है। हाँ, ये ईश्वरी, धनश्री, नम्रता, पेपर राइटिंग में भी एक्यूरेट पेपर राइटिंग रहता है। किसी के भी फेसेस याद नहीं है ना, लेकिन जो सिंसेरिटी है ना वो काम से दिखती है। तो पेपर राइटिंग में भी ये सबका पेपर राइटिंग में मोस्टली देखती हूँ, नम्रता का रहता है, धनश्री का रहता है, ईश्वरी का रहता है। कल अभिनव आपने भी डाला था, अच्छा लगा, क्योंकि ये सब आप करेंगे तो सब लोग मिलके करेंगे। आप ये जो 13, 14, 15 स्टूडेंट्स है ना, सब लोग थोड़ा थोड़ा लिखो, भले आधा पेज लिखो। क्यों नहीं लिखते, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम देखते हैं आप सबका, मतलब ओवरलुक करते हैं आप लोग क्या राइटिंग कर रहे हैं। चलो ओके, अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे का, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम अल्वियोलर लेवल और अल्वियोलाई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, ये जो एयर था जो ब्लो होके नोज से, नोज मतलब नेसल कैविटी से ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ तक लेके आए बताओ? प्राइमरी ब्रोंकाई और ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद कहाँ गया? सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद कहाँ गया? सपोज टर्शरी, टर्शरी टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जो भी लास्ट वाला ब्रोंक्यूल रहेगा वहां, और वहां से यहाँ पे आया अल्वियोलर सैक में। अब जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द अल्वियोलर लेवल, मतलब इस अल्वियोलर सैक में, अल्वियोलाई में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आ रहा है। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, यहाँ से कहाँ जाएगा? ये सब क्लियर हो रहा है सबको? इसे यहीं पे डायग्राम में से यहाँ से कहाँ जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। ब्लड कैपिलरीज से वो कवर है ना, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा। और जो ब्लड कैपिलरीज ने कार्बन डाइऑक्साइड लेके आए हैं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से लेके अल्वियोलाई तक लेके जाना, फिर अल्वियोलाई से फिर यहाँ से टर्शरी ब्रोंक्यूल या टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर ट्रैकिया, फिर नेसल कैविटी टू नोज। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो एंट्री ऑफ किसकी होगी? ऑक्सीजन, एंड एक्सिट ऑफ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से? ओनली टू दिस जोन, यहाँ से होगा, सॉरी। तो यहाँ अल्वियोलर सैक में, तो यहाँ कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? इन कहाँ पे हो रहा है? अल्वियोलाई में। कौन से प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन, दैट इज मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में जब आएगा तो यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू कहाँ चला जाएगा? लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो दूसरी ब्लड कैपिलरीज है उसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल में ज्यादा हुआ था, वो सेल से कहाँ जा रहा है? ब्रोंक्यूल में जा रहा है। तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड मूव होगा, लेकिन वो कहाँ से जाएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एरिया ऑफ, कहाँ से होता है? हायर पार्शियल प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर, या तो सिंपल बोलो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पहले लेते हैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज रहेगी, सपोज ये अल्वियोलाई यहाँ पे दिया है, देखो ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम, तो ये टेक्स्ट बुक के डायग्राम में यहाँ पे आरबीसी दिया है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, देखो, और ये अल्वियोलर सैक है। तो ये अल्वियोलर सैक के साथ ये जो डॉट 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 दिख रहा है, ये लाइनिंग दिख रही है, ब्लड कैपिलरीज का है। तो पार्शियल प्रेशर किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ब्लड कैपिलरीज में कितना है? 45 mm ऑफ मर्क्यूरी। वो कितना दिया है? 45 mm मीन्स 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आगे क्या दिया है? while in alveolar sac it is 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। लेकिन जो अल्वियोलर सैक में यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो 40 mm ऑफ मर्क्यूरी है। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसका? ब्लड कैपिलरीज का।
तो ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चला जाएगा, अल्वियोलाई में जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो ये जो आरबीसी है उस आरबीसी से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और अल्वियोलर सैक टू कहाँ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई मतलब टर्शियरी ब्रोंकियोल या टर्मिनल ब्रोंकियोल टू प्राइमरी ब्रोंकाई तक जाएगा। तो ये उसकी मूवमेंट होगी, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा क्योंकि पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, ब्लड कैपिलरीज में, और कहाँ पे कम है, अल्वियोलर सैक में कम है। तो डिफ्यूज हुआ कहाँ से, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। उसके उल्टा देखो जहाँ पे रेड सिंबल से दिखा है, ये जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वो अल्वियोलाई में ज्यादा है और कंपैरेटिवली ये जो आरबीसीज है उसमें वो कम है। तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अल्वियोलाई टू कहाँ आ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में, दैट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो यहाँ पे 45 while the alveolar sac is 40 mm of mercury due to difference, ये जो difference आया कितना mm का difference आया, 5 mm का difference आया, 45 minus 40। the carbon dioxide diffuse from capillaries to alveolus, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ डिफ्यूज हो रहा है, अल्वियोलर कैपिलरीज टू अल्वियोलस जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, पहला एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन पल्मोनरी कैपिलरीज इज 40 mm mercury while in alveolar blood it is 104 mm mercury। तो यहाँ पे कितना दिया है, 104 mm of mercury और यहाँ पे कितना दिया है 40, तो कितना ज्यादा है देखो, मोर देन कितना आया बताओ, अप्रोक्सीमेटली 9 + 4 मतलब 6, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 64 का डिफरेंस आया। तो ये 64 के डिफरेंस से फ्रॉम कहाँ से कहाँ बताओ, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ये एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन पल्मोनरी कैपिलरीज इज कितना दिया है, 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। पल्मोनरी मतलब लंग्स की कैपिलरीज, ये जो अल्वियोलर कैपिलरी है उनमें उनमें कितना है 40, मतलब वहां पे ऑक्सीजन कम है बट अल्वियोलर सैक में ज्यादा है, while in alveolar blood it is 104 mm of mercury, so the oxygen diffuses from कहाँ से हुआ, alveoli to capillaries। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में पहले हमें लंग्स को एक्टिवेट करना है, तो वो लंग्स एक्टिवेट होता है डायफ्रागम की वजह से, डायफ्रागम और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी करता है, मतलब एक मैकेनिज्म की वजह से, और उस मैकेनिज्म को हमने क्या नाम दिया, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से क्या होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आया लेकिन कहाँ तक आया, अल्वियोलर सैक तक आया, लेकिन अल्वियोलर सैक से ब्लड कैपिलरीज में छोड़ना, और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो अपनी बॉडी में बना हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बॉडी पूरी सेल से कलेक्ट होके हार्ट में आ रहा है, और हार्ट से कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो एकदम नहीं जा रहा है, ब्लड कैपिलरीज से जा रहा है, तो कैपिलरी टू अल्वियोलाई, तो उतने ही रीजन में जो रिस्पिरेशन हो रहा है दैट रिस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बिटवीन अल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। ये सबको क्लियर हुआ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, हमें जरा बताइए चैट करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो मुझे इतना वाइंड अप फास्टली नहीं, मतलब सबको समझ में आए इस एंगल से जाना है। हाँ ओके ईश्वरी समझ में आ रहा है, शाम्भवी हाँ, बाकी आप रिप्लाई देंगे तो हमें थोड़ा लगता है हाँ सुन रहे हैं सब लोग, आपका रिप्लाई इंडिकेट करता है आप कॉन्शियस हो। हाँ यस धनश्री, हाँ अभिनव, हाँ कृषिका, इसका मतलब आप भी अवेयर रहते हैं, हाँ मैडम पूछेगी तो हमें रिप्लाई देना है। ओके तो ये कौन सा रेस्पिरेशन हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ। अब नेक्स्ट क्या आया, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एग्जैक्टली ऑक्सीजन सेल में कैसे जाता है और वहां पे क्या करता है, तो देखो इंटरनल रेस्पिरेशन दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब लंग्स में आया था, अल्वियोलाई में आया ना, अब अल्वियोलाई से पूरी सेल तक लेके जाना और सेल से फिर से अल्वियोलाई तक लेके आना, ये जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीजन क्रिएट्स अ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल नहीं समझेंगे ओनली प्रेशर समझेंगे तो भी चलेगा। पार्शियल क्यों कहा है, क्योंकि ब्लड में उसके साथ और भी कंपोनेंट है, सॉल्ट है, मिनरल्स है, बाकी भी मटेरियल्स है,
So that is indicated as a partial pressure. So 97% is in form of oxyhemoglobin. तो एक्चुअली इसका फोर्स है ना, आपको समझ में कैसे आएगा? आपने कभी मैग्नेट को देखा है? मैग्नेट और आयरन, अगर वो मैग्नेट के पार्टिकल में आयरन कांटेक्ट में आया, मैग्नेट आयरन के कांटेक्ट में सपोज मैग्नेट आया, तो क्या होता है? वो खींचा जाता है, अट्रैक्ट होता है, तो आप उसे बोलते हो मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी मैग्नेटिक इफेक्ट से हम लोग और इलेक्ट्रिकल करंट भी डेवलप करते हैं। जो वायर अगर इसके ऊपर रोटेट किया जाए मैग्नेट के ऊपर, तो वही मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट में, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसा और कौन सा और एक इफेक्ट बताती हूँ मैं आपको। कैसे कहेंगे, अर्थवर्म रहेगा, तो अर्थवर्म के आजू बाजू में केमिकल आया ना, तो वो केमिकल इफेक्ट दिखाएगा। अब मैं और भी अपने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज हम लोग रहते हैं एकदम अच्छे रूरल एरिया में रहते हैं, वेल एजुकेटेड वेल कल्चर्ड एरिया है, और बाय चांस कभी हमें मालूम नहीं, कभी कभी विजिट के लिए हम वो धारावी झोपड़पट्टी में कभी गए, या हमने वो झोपड़पट्टी को ओनली पिक्चर में देखा, तो हमारे माइंड में कौन सा कंसेप्ट आता है? वी फील वेरी मच इरिटेटिंग। बाप रे, कैसे लोग रहते हैं ऐसे यहाँ पे। हम कोरोना पीरियड में देख रहे थे कि सबसे पहला धारावी में कोरोना का ज्यादा अटैक हुआ, तो हमें लग रहा था अभी किस तरह से ये सिचुएशन होगी वहां पे, बिकॉज द पीपल मेनी 20 पीपल्स आर लिविंग इन अ 300-200 स्क्वायर फीट एरिया, उसी एरिया में रहते थे, वहीं पे खाना वहीं पे रहना, तो उस जगह पे रह के जो इरिटेशन फील होता है, मतलब एक क्या बोलेंगे, रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है, हमारे माइंड को लगता है ये नहीं चाहिए हमें, तब हमें लगता है हम बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं, जब हमें फेवरेबल कंडीशन मिलता है। वैसे ही केमिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, उसका एक अट्रैक्टिंग फोर्स है हीमोग्लोबिन से, तो यही इसी वजह से हमारा एयर में से ऑक्सीजन खींचना ये काम इजीली हो जाता है, क्योंकि एयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन है। सब सुन रहे हैं ना, हमें विजुअलाइज भी होता है, हमारा आवाज सुन के आपको विजुअलाइज करते हैं आप लोग। एयर में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्लियर हो रहा है? तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ क्या है बताओ, वेरियस गैसेस। उस 78% या तो कितना बोलेंगे हम लोग, 20% कार्बन डाइऑक्साइड है ना अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें से बाकी सबको छोड़ के बस उसी को लेना है, ऑक्सीजन को लेना है, जो ऑक्सीजन है। तो कैसे लिया जाता है? इतने सारे चीजों में से, जैसे चावल रहेगा तो उसमें से हम कंकड़ निकालते हैं बाहर, लेकिन इसको ऑक्सीजन को किसकी तरफ खिंचावट रहती है? हीमोग्लोबिन की तरफ। और हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन मतलब आयरन कंपोनेंट है। हीम का मतलब क्या होता है? आयरन, फेरस कंपाउंड। तो फेरस कंपाउंड की तरफ कौन खींचा जाता है? ऑक्सीजन। तो इसलिए कभी कभी फेरस कंपाउंड कम होगा तो फिर डॉक्टर हमें आयरन फॉलिक एसिड की गोली देते हैं कि नहीं, आपको हीमोग्लोबिन कम हुआ है। ये हमारी बॉडी का इफेक्ट हुआ। तो वैसे देखो, मोस्टली नियरली मोर देन 100% जो भी ऑक्सीजन जा रहा है, उसमें से 97% ऑफ ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में कैरी होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। वो कैसे होता है? ये जो हीमोग्लोबिन है, दिस हीमोग्लोबिन विच इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये रेस्पिरेटरी कैरियर है, एंड दिस रेस्पिरेटरी कैरियर हैज अ ग्रेट एफिनिटी, great attraction for oxygen molecule and they combine with HbO2। देखो अभी आप सबको बायोलॉजी के लिए हम आ गए ना, तो आपको किसी ना किसी एंगल से हमारे साथ थोड़ा बहुत एफिनिटी होना पड़ता है, क्योंकि लेक्चर सुनेंगे तो मैडम इंटरनल मार्क्स देंगी, हमारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है मैडम, तो किसी ना किसी एंगल से आप हमसे कनेक्ट हुए हैं, तो वो एफिनिटी दिखा रहा है, भले आर्टिफिशियली क्यों ना हो, लेकिन इनमें बहुत ग्रेट अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये झट से कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और फिर ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन इजिली कैरी होता है। ये कितने परसेंट में होता है? 97% में। तो बाकी 3% कैसे जाता है? तो बाकी का 3%, जैसे आपने वाटर में देखा, फिश है, फिश क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है, लेकिन किस में से लेता है? वाटर में से लेता है ना। सपोज ये फिश वाटर में मूव हो रहा है, तो फिश वाटर से ऑक्सीजन कैसा लेता है? वो पूरा वाटर ही एब्सॉर्ब करता है, लेकिन उस एब्सॉर्ब वाटर में से उसकी बॉडी जो गिल्स है वो बराबर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके ले लेती है।
वैसे ही यहाँ पे जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। और प्लाज्मा क्या है आप सबको मालूम है, ब्लड इज मेड अप ऑफ मेन टू कंपोनेंट, वन दैट इज कॉल्ड एज ए ब्लड सेल्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ए ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल या तो ब्लड कार्पस्कल्स कहा जाता है उसे, और उस कार्पस्कल में पहला कार्पस्कल है आरबीसी, दूसरा कार्पस्कल है डब्ल्यूबीसी और थर्ड कार्पस्कल है प्लेटलेट। तो ये जो कंपोनेंट है ये 3 कंपोनेंट से क्या बना हुआ है, ब्लड बना है। तो उसमें से बाकी जो 3% क्लियर हो रहा है, 3% बचा है, वो किसके साथ कंबाइन होता है, प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होता है, जैसे हम नमक कैसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में उस तरह से। तो 95 to 97% of oxygen is transported by partial pressure only, that is from high concentration to low concentration. Relation between the oxyhemoglobin saturation and oxygen transport is called as a oxygen dissociation curve. For other 3%, मतलब एक जो रिलेशन कहाँ है, वो अट्रैक्शन बॉन्ड कहाँ है, जो मूवमेंट होती है उसे वो नाम दिया है। For other 3%, Bohr effect, that is change in the partial pressure of carbon dioxide in the blood. तो जो डिसॉल्व हो रहा है, किसमें डिसॉल्व हो रहा है, ब्लड में डिसॉल्व हो रहा है। तो वो डिसॉल्व और मूवमेंट होना वो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, एंड दैट इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए बोर इफेक्ट। तीसरा है, और एक हल्दाने नाम के साइंटिस्ट है, नहीं सॉरी हेल नहीं, मैं बुक में देखती हूँ वहां पे मैंने क्या लिखा है, हल्दाने राइट है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए हल्दाने इफेक्ट। देखो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए, मूवमेंट ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, दैट डिसोसिएशन कर्व इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। फिर हमने कौन सा इफेक्ट लिया, बोर इफेक्ट और अब ले रहे थे हल्दाने इफेक्ट। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ किस में चल रहा है, ऑक्सीजन में ही। हाँ, अब ये जो हल्दाने इफेक्ट है, यहाँ पे एच रहे एल रह गया, हल्दाने इफेक्ट, द ऑक्सीहीमोग्लोबिन फंक्शंस एज एन एसिड। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंबाइन विद किसके साथ हुआ था, हीमोग्लोबिन के साथ सॉरी एंड नंबर ऑफ H plus ions and HCO3 ions increases which changes into the water and carbon dioxide. तो यहाँ एक्चुअली क्या होता है हल्दानी इफेक्ट में, ऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब HbO2 ये जो है फंक्शंस एज एन एसिड, ये एक एसिडिक फॉर्म में, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए, 4 कंबाइन हो गए। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट कहो या पोटेशियम बाइकार्बोनेट कहो, ये डिसोशिएट्स होते हैं। इनटू कहाँ पे डिसोशिएट होते हैं, इनटू H प्लस आयन एंड CO3 माइनस आयन और HCO3 माइनस आयन बाइकार्बोनेट आयंस में। तो ये जो डिसोशिएशन हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं ब्लड प्लाज्मा के, दैट चेंजेस इनटू, तो ये जो H प्लस आयन है ये क्या फॉर्म होने में काम करेगा, H2O। और ये जो HCO3 हुआ था ये कहाँ डिसोशिएट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फॉर्मेशन ऑफ H2O क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन किस में डिसॉल्व हो गया था, प्लाज्मा में डिसॉल्व हुआ था, वो यूटिलाइज होके उसका क्या कन्वर्शन हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये इफेक्ट जिसने एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट ने, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए हल्दाने इफेक्ट। ये हुआ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें मेनली एग्जाम को आएगा ये आपको ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म में, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और ये अगर आया कुछ नाम के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन इज एक्सप्लेन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी is explained by Bohr scientist and Haldane scientist, and that effect is known as Bohr effect and Haldane effect. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैरी होता है, इट इज ऑल्सो कैरिड बाय ये 2 कंपोनेंट, जैसे ऑक्सीजन। हाँ, ये सबको क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत समझ में आया। इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बताया आपको, क्लियर हुआ। हाँ ये शंभवी, हाँ ईश्वरी, क्लियर है ना, ऑक्सीजन कैसे मूव होता है। इन शॉर्ट ये 2 और 3 मार्क्स को आपको आ सकता है, दो ही। हाँ यस अभिनव, आप रिप्रेजेंटेटिव ऐसे समझते हैं सबका, बस 3 ही जन, लेकिन बाकी लोगों को यस टाइप करने में या नो टाइप करने में प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। हाँ यस धनश्री,
आज बहुत बहुत कम स्टूडेंट्स है आज। ओके ठीक है, फिर आगे क्या आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं क्या करूंगी, ये 15 स्टूडेंट्स का है ना या 20 स्टूडेंट्स का जो ऑनलाइन लेक्चर सुनते हैं ना, मैं उन्हीं का नेक्स्ट बायोलॉजी का ग्रुप क्रिएट करूंगी, मैं सच बता रही हूँ। और बस उन्हीं को ना एक्स्ट्रा नोट्स देने वाली हूँ और उन्हीं के पेपर पैटर्न देने वाली हूँ। ऐसा भी करना चाहिए तो बाकी लोगों को समझ में आएगा। इट डजंट हैव सो मच वरी, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं ऐसा लगता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज बाय प्लाज्मा एंड आरबीसी। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी किससे कैरी होता है, प्लाज्मा से एंड आरबीसी से। बाय प्लाज्मा कितना परसेंटेज में जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली प्लाज्मा से जाने वाला 7 हाँ, बाय प्लाज्मा द सॉल्यूशन कैरिड दैट इज हाउ मेनी परसेंटेज, 7%। तो 7% के बाद बाकी जो बचा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 93%, उसमें से 70% जो है दैट इज कैरिड बाय बाइकार्बोनेट आयन, दैट इज बाय H2CO3, या अभी हमने जो बोला था सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, उसके फॉर्म में जाएगा। वो बाकी 70 होगा, 70 + 7 दैट इज 77%। और बाकी का जो 23% है दैट इज कैरिड बाय, जिसे ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, वैसे वो भी कैरी होगा बाय हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पहले लेते हैं हाउ इट इज कैरिड बाय प्लाज्मा, दैट इज 7% इज कैरिड बाय प्लाज्मा, दैट इज बाय कार्बोनिक एसिड। तो किस तरह से होता है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल किसके साथ कंबाइन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और फॉर्मेशन ऑफ क्या आया, कार्बोनिक एसिड। ये जस्ट कोई केमिकल किस केमिकल में मिक्स हुआ और न्यू केमिकल बन गया, उस तरह से यहाँ हुआ। देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड किसने लिया था, ब्लड कैपिलरीज ने लिया था ना, ये सबको क्लियर है ना, ब्लड कैपिलरीज तक आया। लेकिन ब्लड कैपिलरीज तक कहाँ से आया बताओ, सेल से आया ना। सेल सपोज ये प्लांट सेल है, ये तो एनिमल सेल है, कोई एक एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में यहाँ पे क्या हुआ था, C6H12O6 डिफ्यूज हुआ है, कन्वर्टेड इनटू किसमें हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ। अब क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकला। कहाँ से निकला, ये सेल से निकला ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। सेल से कैसे निकलेगा, डिफ्यूजन से, दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इस सेल में ज्यादा है तो सेल से इधर आएगा, सेल से इधर आएगा मतलब इधर, इधर कौन है, इधर सारी ब्लड कैपिलरीज है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, और उस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है ना, ब्लड है मतलब कौन है, ये सबको क्लियर हो रहा है क्या, जस्ट हमें चेक करो। ब्लड है इसका मतलब कौन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, फिर ब्लड प्लेटलेट्स है और प्लाज्मा भी है। ये पूरा सेल ब्लड कैपिलरी से कवर है, क्लियर हो रहा है आपको। अब जब ये ब्लड में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ब्लड में जाएगा, लेकिन उसे कौन नहीं लेगा, आरबीसी नहीं लेगी, क्योंकि आरबीसी के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है ज्यादा, बराबर है। फिर उसके बाद ब्लड प्लेटलेट का तो काम ही नहीं है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेने का, वो तो क्लोटिंग का काम करती है। डब्ल्यूबीसी कहती है मैं नहीं लूंगी, मुझे एक ही काम है, आर्मी को जो भी मेरा आर्मी का काम है, मैं सोल्जर का काम करती हूँ, मुझे कोई बैक्टीरिया है तो बोलो मैं उसे फाइट करती हूँ, मैं प्लाज्मा, मैं कुछ लेने वाली नहीं हूँ। अब बोलो कोई नहीं ले रहा है तो जो बचा हुआ रहेगा वो किसके पास चला जाएगा, जो नहीं ले रहा है उसके पास जाएगा ना। तो कौन नहीं ले रहा है, जिसके पास उसके पास जाता है, वो प्लाज्मा के पास। तो प्लाज्मा के पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो किससे आया था, सेल से आया था, वो फ्लूइड में चला जाता है, जो येलो कलर का व्हाइटिश फ्लूइड है साइटोप्लाज्म जैसा। और उसके पास जाते ही वो तो वो वाटर जैसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो भी आए ले लो, जो भी आए ले लो, सोडियम आया ले लो, पोटेशियम आया ले लो, क्रिएटिनाइन आया ले लो। आपने कुछ नॉनवेज खाया है एक्सेस अमाउंट में, कुछ एसिड हिपुरिक एसिड बन गया, प्लाज्मा ले लेगा। उसका वो नदी के जैसा काम है प्लाज्मा का, नदी में कुछ भी डालो, वो बोलती नहीं है मुझ में मत डालो, समुद्र में कैसे हम कुछ भी चीजें डालते हैं, तो वो ले लेता है। और फिर लेके उसके अंदर रिएक्शन होती है, और क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये बना पहली बार, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लाज्मा एंड आरबीसी। अब नेक्स्ट वन, आरबीसी ज्यादा लेती नहीं क्योंकि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, वो ऑक्सीजन की ज्यादा एफिनिटी है उसको। अब दूसरा क्या होता है, बाय बाय कार्बोनेट आयंस। ये जो
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुआ है, वो एक्चुअली कहाँ हुआ है? प्लाज्मा में ही हुआ है ना। बट फ्रॉम टिश्यू सेल टू प्लाज्मा कहाँ चला गया? आरबीसी टू लंग्स इन आरबीसी। अब जो पहला वाला हुआ था ये प्लाज्मा में हुआ। अब सेकंड कंसेप्ट क्या है जो आरबीसी के पास गया था? आरबीसी से ही वो कैरी हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर बाय यूजिंग एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स। ये कब होगा स्टूडेंट्स? समझो, हाँ मैं आपको जो बता रही हूँ, जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, जब ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन जाते ही C6H12O6 के बाद कंबाइन होगा। अब आरबीसी फ्री हुई है, रेड ब्लड कार्पसल्स फ्री है, जिसको एफिनिटी फॉर किसके लिए है? ऑक्सीजन। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में के CO2 में से O2 को अट्रैक्ट करती है और तब वो आरबीसी CO2 को कंबाइन करेगी। CO2 कंबाइन विथ किसके साथ करेगी? वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेज एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस आयन, जिंक प्लस आयन। वो एक आरबीसी का एंजाइम है और वहां पे फॉर्म करता है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। नाउ दिस कार्बोनिक एसिड, वो ऐसे आरबीसी को, सपोज कोई चीज है, मतलब एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, हाँ आपको कोई ना मतलब गरम लेती हूँ, हाँ मतलब कोई बहुत बहुत आपको ना प्यास लगी है, गर्मी के सीजन है, सब सुन रहे हैं ना, हमें जस्ट रिप्लाई दे दो कि गर्मी का सीजन है और आपको बहुत प्यास लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है और आपको किसने पानी ऑफर किया? हाँ, तो जैसे ही आपको पानी ऑफर किया जाए तो आपको मालूम है कि ये वाटर है, लेकिन अगर वो ल्यूकवार्म वाटर रहेगा तो आप पी तो लेंगे, लेकिन आपका मन नहीं करेगा उसे पीने का। आप उससे क्या करेंगे? अरे मुझे प्यास लगी थी, ये गर्म लग रहा है, मुझे मेरी प्यास, ठंडक नहीं मिल रही है मुझे। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि जैसे आरबीसी को लेना रहता है ऑक्सीजन को, लेकिन वो लेके H2CO3 बनाती है। उसको मालूम होता है कि H2CO3 इज नॉट माय फॉर्म, आई हैव टू कैरी HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कैरी करना है। तो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम H2CO3 डिसोशिएट इनटू H प्लस आयन एंड HCO3 माइनस आयन इन आरबीसी सेल ओनली। वहीं पे आरबीसी सेल में वो डिसोशिएट होता है एंड किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है? HCO3 माइनस आयन का इन आरबीसी सेल। आरबीसी सेल में बहुत सारे HCO3 आयन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और दे डिफ्यूज, सेल डिफ्यूजेस आरबीसी बाय एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये जो क्लोराइड आयन है आरबीसी के अंदर, वो क्लोराइड आयन मतलब क्या होते हैं? बाहर एक्सचेंज होगा, पहले अंदर क्लोराइड आयन की एंट्री होगी और HCO3 माइनस बाहर आएंगे आरबीसी से, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ए क्लोराइड शिफ्ट। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट? देखो यहाँ पे दिया है भी उसको, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए हम्बर्गर फिनोमिनन। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो अगर आपके हाथ में टेक्स्ट बुक हो तो। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट इनटू द H2CO3, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबली कहेंगे ना, दोनों तरफ एरो दिए हैं, मतलब रिवर्सिबल, सॉरी हाँ, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। HCO3 एंड CO3 माइनस आयन, तो कार्बोनिक एसिड भी बनेगा और H प्लस एंड HCO3 माइनस आयन भी बनेगा। ये कहाँ पे मूवमेंट हो रही है? आउट ऑफ आरबीसी। दिस वुड ब्रिंग अबाउट इनबैलेंस ऑफ चार्ज इनसाइड। अब यहाँ क्या होता है? टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस बिटवीन आरबीसी एंड द प्लाज्मा, क्लोराइड आयन डिफ्यूजेस इनटू आरबीसी। अब ये क्लोराइड आयन किसमें डिफ्यूज होते हैं? आरबीसी में। और कौन बाहर आता है? HCO3 माइनस कम्स out from RBC into plasma. HCO3 that comes into the plasma joins with sodium ion. पहले कौन shift maintain कर रहे हैं, and that shift is called as a chloride shift or that is called as a Hamburger's phenomenon. जैसे क्लोराइड आयन किस में चले गए? आरबीसी में। आरबीसी से क्या बाहर आ गया? HCO3 माइनस आयन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, लेकिन ये बाहर आते ही कहाँ पे चला गया? प्लाज्मा में, क्योंकि आरबीसी प्लाज्मा में फ्लोट हो रही है ना। तो प्लाज्मा में किसका कॉन्सेंट्रेशन? सोडियम आयन का, पोटेशियम आयन का ज्यादा है। तो ये सोडियम आयन के साथ HCO3 माइनस कंबाइन होता है और इट फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, या तो वो फॉर्म करता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और ये जो H प्लस आयन था, HCO3 माइनस या H प्लस आयन, दैट इज टेकन बाय प्रोटीन, दैट इज हीमोग्लोबिन, टू फॉर्म रिड्यूस हीमोग्लोबिन। रिड्यूस मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है यहाँ पे, देखो। And these H ions might be
एक्सपेक्टेड टू लोअर द ब्लड पीएच। तो अपना ब्लड का पीएच 7 रहता है ना, 7 पॉइंट कुछ नीचे है, 7.4 7.5 ऐसा कुछ पीएच है, and they are buffered by a molecule that is called as the hemoglobin, and they by the formation of deoxyhemoglobin, that is reduced hemoglobin. तो इस तरह से किसका मूवमेंट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का, from RBC in form of bicarbonate ion. How many percentage? 70%. तो इसमें क्या क्या एग्जाम के लिए पढ़े हम लोग मैडम, तो इसमें ये पढ़ना क्लोराइड शिफ्ट जो मैंने बोला, तो और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट कैसे होती है, बाय कार्बोनिक एसिड फॉर्म होके, तो ये सेकंड पॉइंट हुआ अपना, किसमें मूवमेंट हो रही है, बाय कार्बोनेट आयंस बाय आरबीसी। अब तीसरा मूवमेंट हुआ है दैट इज प्लाज्मा में जो हुआ वो, अब ये HCO3 माइनस बाहर आया ना, HCO3 फ्रॉम आरबीसी कम्स इन प्लाज्मा एंड जॉइंस विद कौन से आयन के साथ, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, एंड फॉर्मिंग सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम combine with bicarbonate to form sodium bicarbonate, and H plus ion is taken by hemoglobin by formation of deoxyhemoglobin, that is reduced hemoglobin. So अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ लंग्स में, अब कहाँ तक आए ये सब लेके हम लोग लंग्स में। So in response to low partial pressure of carbon dioxide of alveolar air, ये जो HCO3 आया था, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट आया है या तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट आया है, they dissociate into H plus ion and HCO3 minus. ये H plus ion हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो गए और रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बनाया, और ये